हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झा जंक्शन वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ये न्यू कोर्स सीरीज हमने स्टार्ट किया है, इसमें टिल नाउ हमने कहाँ तक कवर अप कर लिया है। हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो भी ट्रेडिशनल मेथड थे उसको हमने कवर अप कर लिया था। जो भी रैंकिंग है, ग्रेडिंग है, मैन टू मैन कंपैरिजन, ग्राफिक रेटिंग स्केल, अपना फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फोर्स चॉइस मेथड, फिर अपना एसे, फिर और फिर ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, फील्ड रिव्यू मेथड। तो दीज ऑल थिंग्स हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेसन। सो वी विल टॉक अबाउट द मॉडर्न मेथड टुडे। सी, मॉडर्न मेथड में क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्यों नीड अराइज हुआ। जो ट्रेडिशनल मेथड था ना, वो एक स्पेसिफिक ट्रेड पे कॉन्सेंट्रेट करता था कि जो भी क्वालिटीज़ हमने देखा लीडरशिप की, अपना आउटपुट, इनपुट, ये सब पूरा रेशियो। बट मॉडर्न मेथड ये पास्ट एक्सपीरियंसेस पे वर्क करता है कि प्रीवियस में जैसा था उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता था। जो रेटर था वो जिसका इवैल्यूएशन हो रहा है परफॉर्मेंस, तो उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस पे ही क्या करता था, मेजर करता था। बट मॉडर्न मेथड इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन व्हाट, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव को कैसे डिफाइन करना है, वो गोल्स को कैसे अचीव करना है। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट्स पे काम करता है। तो वेरियस मॉडर्न मेथड यहाँ पे डिस्क्राइब किए थे। असेसमेंट सेंटर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड अपना बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। तो स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ये सब हमने कंप्लीट कर दिया था। सी, फर्स्ट इज व्हाट मॉडर्न मेथड ऑफ दी परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या कहा गया, देखो बताते, यहाँ पे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट क्या होंगे, कंबाइंडली मिलके क्या करेंगे, किसी गोल को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसे व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स टू अचीव देम, उसे अचीव करने के लिए क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन दोनों का प्रॉपर होगा, एक म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होगा। तो देखते हैं ये किसके द्वारा दिया गया, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दिया गया 1954 में इन हिज बुक व्हाट, प्रैक्टिसेस ऑफ द मैनेजमेंट में। द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कैन बी डिस्क्राइब इज द प्रोसेस वेयर बाय द सुपीरियर एज सबॉर्डिनेट मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली आइडेंटिफाई इट्स कॉमन गोल को क्या करेंगे, जॉइंटली आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन ईच इंडिविजुअल्स मेजर एरियाज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट expected of him, and use these measures as a guide for the operating the unit and assessing the contribution of each of its member। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करेंगे और अपने को मेजर करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक परफॉर्मेंस को जज करके पूरा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सो मॉडर्न मेथड में यही था। फिर इसको एक वेरी इनहांस वर्ड कहा जाए तो वर्जन ऑफ दी अपना मैनेजमेंट का कहा जाएगा। सो बट यहाँ पे क्या हुआ, इससे तो ये सब चीज़ हुआ कि हाँ म्यूचुअल कोलैबोरेशन रहेगा, म्यूचुअल कॉपरेशन रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा कि कई बार ऐसा डिफरेंशियल्स ऑफ द ओपिनियन कैन बी अराइज्ड। तो एक कहते हैं ना, अपना रसाकसी का माहौल क्रिएट हो जाएगा, टग ऑफ वॉर भी होता है, क्योंकि हमेशा एक दूसरे के जो पर्सन के जो म्यूचुअल क्या कहते हैं, ओपिनियन, आइडियाज़, बिलीफ, ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और सुपीरियर सबऑर्डिनेट में ये क्या होते हैं, पावर एंड अपना पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कोलैप्स होती है कई बार। तो ये हुआ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर सी, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसे। यहाँ पे देखिए 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को सारे डायमेंशन पे क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि ये 1 2 3 4 5, सपोज कि सेल्फ असेसमेंट करना है, एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है किसी उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसमें स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस है, जॉब रिलेवेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, उसके कलीग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, उनका ओपिनियन क्या है टुवर्ड हिम। नाउ थर्ड इज व्हाट, कस्टमर से ओपिनियन लेके, फिर उनके सुपीरियर से ओपिनियन लेके, अदर कलीग्स, और फिर डिपार्टमेंटल जो भी है तो उन सब से लेके क्या करके, सप्लायर से क्या कहते हैं, ओपिनियन लेके, इन सब से सारे लेवल पे क्या किया जाता है, ओपिनियन लिया जाता है, और पूरे एस्पेक्ट्स पे क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो देख लेते हैं हम लोग। तो
In 360-degree performance appraisal techniques, a manager is rated by the everyone above, alongside, and below him. 360-degree approach is essentially a fact-finding, self-correcting technique the organization gains from self-awareness and top managers. वही बात बोल रहा है कि हम सबको खुद की कमी भी पता होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो हमें खुद भी पता रहता है कि सपोज़ कि मुझे कई बार ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो हो जाएगा कि मेरा एंग्री नेचर कई बार वो कोलैप्स होगा. हम सबको पता है, हमारे कलीग भी उसके बारे में ओपिनियन देते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी. ठीक है, तो एक पता चलता है इसके डायमेंशन पे या क्या करना, उसे आइडेंटिफाई करना, उसको बाद में क्या करना, इरेडिकेट करना. तो एम्पावरमेंट इज फैसिलिटेड. इनफ्लेक्सिबल मैनेजर्स आर फोर्स्ड टू इनिशिएट चेंज इन देयर स्टाइल. अपने स्टाइल में चेंज करना. कई बार ऐसा जरूरी नहीं है सबॉर्डिनेट का ही प्रॉब्लम, जो भी सुपीरियर सपोज मैनेजर का वो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, तो जो भी उसमें कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई करके क्या करना, उसको हटाना, जो भी इनफ्लेक्सिबल स्टाइल है. नाउ 360 डिग्री अप्रोच कैन बी यूटिलाइज टू ह्यूमिलेट पीपल. नाउ बताते ही क्यों. रिस्पॉन्स फ्रॉम द कलीग्स टेंड्स टू बी बायस्ड. तो ये ऊपर के क्या हुए, दो इसके क्या हुए, एडवांटेजेस हुए, और ये दो क्या हुए, डिसएडवांटेजेस हुए. कहने का मतलब कि कई बार क्या होता है कि देखिए हम कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे से जब हम ओपिनियन लेने जाते हैं तो कई बार वो ओपिनियन बायस नेचर का भी होता है. कहने का मतलब वो हमेशा लोगों को एक पिन पॉइंट करने की आदत होती है ना, तो वो पिन पॉइंट में ये होता है कि अगर प्रॉपर भी है तो उनको क्या करना, डॉट 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 लगाने की आदत होती है. तो इससे क्या होता है कि कई बार करेक्ट अपने को क्या मिलता है, अप्रेजल एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं मिल जाता, क्योंकि ओपिनियन एंड व्यूज़ क्या होते हैं, वेरिएट करते हैं हर इंसान को. तो ये होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक रॉन्ग नेचर ही दिखाया जाता है एक पर्टिकुलर मैनेजर का. तो ये हो गया. तो नाउ नेक्स्ट इज, तो ये हुआ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, असेसमेंट सेंटर. असेसमेंट सेंटर में क्या होता है, दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द मिलिट्री सिचुएशन. इन द मेथड मैनी इवेल्युएटर्स जॉइन टुगेदर टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई in several situations with the use of variety of the criteria. It is used mostly to help select employees for the first level superior position. The assessment are made to find employees potential for the purpose of the promotion. Now what does it mean, बताते एक्सप्लेन करती हूँ. सी असेसमेंट सेंटर में क्या होता है कि पहले ये कभी हुआ था, ये जर्मन आर्मी के द्वारा 1930 के टाइम पे क्या किया गया था, कहे तो इवेल्युएट किया गया था. तो ये इस सिचुएशन में काम और मैनेजमेंट के सर्कमस्टांसिस में काम करता है. असेसमेंट सेंटर में क्या होता है कि कोई भी जो जिसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो रहा है उसे क्या किया जाता है, जब लोवेस्ट से वो क्या हो रहा होता है, हायर पोजीशन पे जा रहा होता है. लोवेस्ट से कहाँ पे जा रहा होता है, हायर पोजीशन पे जा रहा होता है. तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर पोजीशन पे क्या हम सबको पता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ज़्यादा होंगी. तो उसको ये पर्टिकुलर पर्सन हैंडल कर पाएगा कि नहीं, तो उसका यहाँ पे क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है. इन बास्केट ट्रेनिंग बताऊँ, जो इन बास्केट एक्सरसाइजेस होते हैं, अपना रोल प्लेइंग होता है, इसमें क्या किया जाता है, सबऑर्डिनेट के उसके अकॉर्डिंग ही असेस किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ इन बास्केट, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एक इंसिडेंट दिए जाते हैं, बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, और बोला जाता है कि इन सब में से आप क्या करोगे एक लिमिटेड टाइम में, कि उन्हें रिकॉर्ड्स दे दिया, उन्हें फिर टेलीफोन कॉल्स वगैरह आएंगे, और ये बहुत सारे टास्क दिए जाएंगे, और उनको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो क्या करना है, कंप्लीट करना है. तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या होता है, जो भी एम्प्लॉई है जिसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है मैनेजर का, तो उसका क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल को चेक किया जाता है, उसके प्लानिंग, उसके ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे जो भी उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, मतलब देखा जाता है. तो इतना समझा. सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ह्यूमन asset accounting method. This technique refer to the money estimation to the values of the firm's internal human organization and its external customer goodwill. If well-trained employee have a firm, the human organization is worthless. If the joint it human assets are increased. Now what does it mean? Human asset accounting method में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी जो मैनेजर है, कोई भी एम्प्लॉई है, उसके कॉस्ट एंड उसके कॉन्ट्रीब्यूशन, दीज टू एस्पेक्ट्स आर जज. मतलब कि उस एम्प्लॉई को हायर करने में, उसके ट्रेनिंग में, उसके सिलेक्शन में, ये सब पे कितने कॉस्ट हुए और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन सब को मेजर करके क्या किया जाता है
कि उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। देखो हमने अपने अकाउंटेंसी में भी वेरियस मेथड हमने पढ़ा है, जो अकाउंट्स के जो थे ना ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, तो उसमें हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट, अपना रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फिर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो भी था ना, ये सब हमने पढ़ा था। बट राइट नाउ आज हम लोग बात करने वाले कि यहाँ पे क्या किया जाता है, सिंपल टर्म्स में बोले तो कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को मेजर किया जाता है। तो कॉस्ट देखा जाएगा कि इसको हायर करने में कितना कॉस्ट है, इसके सिलेक्शन पे, रिक्रूटमेंट पे, ट्रेनिंग पे, ये सारे एस्पेक्ट पे, और कितना कंट्रीब्यूशन इसने किया, मतलब कितना आउटपुट इसने दिया, उसके अकॉर्डिंग ही इसके डिफरेंस को डिफाइन करके परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा। इजी है। तो ये है नाउ, तो कॉस्ट कम रहना चाहिए, आउटपुट ज़्यादा रहना, देन ये क्या रहेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल रहेगा। नाउ बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन स्केल। दीज आर द रेटिंग स्केल हुज स्केल पॉइंट आर डिटरमाइंड बाय द स्टेटमेंट ऑफ द इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव बिहेवियर। वेट में एक्सप्लेन करती हूँ सब लोग को। नाउ जनरेट्स क्रिटिकल इंसिडेंट, डेवलप परफॉर्मेंस डायमेंशन, डेवलप फाइनल इंस्ट्रूमेंट. Bars were developed to provide result which subordinate could use to improve performance. Superior would feel comfortable to give feedback to the ratee. For the bars help to overcome rating error. Unfortunately, the method too suffer from the distortion inherent in most rating technique. Now, what does it mean? See, हम लोग देखते हैं बार्स में क्या होता है, मैं बताती हूँ। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाट, ग्राफिक रेटिंग का और क्रिटिकल इंसिडेंट का। ठीक है, वेट, क्रिटिकल इंसिडेंट और अपना ये ग्राफिक रेटिंग स्केल का क्या है, कॉम्बिनेशन है, क्या, बार्स। तो देखते हैं इसको रेटिंग पॉइंट 7 या 9 रेटिंग पॉइंट पे क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। 1 2 3 वेट 3 4 5 6 एंड 7, इतना समझा। तो देखो ये क्राइटेरिया और एक ये क्राइटेरिया, ये 3 क्राइटेरिया डिफाइन किया गया। यहाँ पे परफॉर्मेंस जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही बैड लेवल का होगा, बहुत ही पुअर होगा, यहाँ पे एवरेज लेवल का होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलेंट लेवल का रहेगा। इतना समझा? ठीक है, चलो यहाँ पे बैड, फर्स्ट और 2, कहने का मतलब यहाँ पे रेटिंग दी जाएगी। ये हमने देख लिया, रेटिंग पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, ये रेटिंग पॉइंट है। अब मैं एक इंसिडेंट देती हूँ। क्रिटिकल इंसिडेंट में हमने क्या पढ़ा था, क्रिटिकल इंसिडेंट में यही पढ़ा था कि एक एम्प्लॉय, एक उसे इंसिडेंट दिया जाए, उसमें वो कैसा परफॉर्म करेगा, दैट इज़ नथिंग बट द क्रिटिकल इंसिडेंट। तो उसमें हमने देखा था कि एक परफॉर्मेंस एक कस्टमर क्या हुआ, कंप्लेन लेके आए। तो ऐसे ही हम लोग इसको बास के एस्पेक्ट में देखते हैं। चलो देखते हैं। तो बास में सपोज कि एक कोई कस्टमर कंप्लेन लेके आया, तो पुअर परफॉर्मेंस क्या हुआ, हमने देखा था कि उसने क्या किया, आर्गूमेंट किया कस्टमर के साथ, तो डैट वुड बी पुअर परफॉर्मेंस। उसके बाद फिर बोला नहीं रिप्लेसमेंट तो नहीं होता, हम लोग नहीं करेंगे, एक बार मतलब हमने सेल कर दिया तो वो फिर वापस रिटर्न पॉलिसी नहीं है। तो ये क्या हो गया, बैड परफॉर्मेंस। एवरेज परफॉर्मेंस क्या होगा कि उसकी बातों को थोड़ा सुनेगा, फिर एक बार देखने की कोशिश करेगा कि वेदर इट इज़ है कि अवेलेबल है कि नहीं, या फिर अपने मैनेजर से ऊपर के फोर्सेस से देखेगा, उसके हाथ में है तो करेगा फिर, या फिर उसके ऊपर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कब होगा कि जब वो पूरा बात करके एकदम अच्छे से रिप्लेसमेंट क्या दे दे, उस प्रोडक्ट का क्या कहते हैं, एक प्रॉपर क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वो क्या करे कि जो भी प्रोडक्ट पे उसके कंप्लेन आया है और कस्टमर क्या बोल रहा है रिप्लेसमेंट देने को, तो अपने सुपीरियर से बात करके रिप्लेसमेंट दे के फिर कस्टमर को क्या करे, सेटिस्फाई करके भेजे कि ये फर्दर ऐसे मिस्टेक नहीं होंगे, और अगर आप क्या हो, फ्री हो ये बातों को डिस्कस करने के लिए, और हम ये कहते हैं ना कि उसे एक एडोरेबल वे में वो क्या करना, जज करना कस्टमर को। तो कस्टमर क्या होगा, हैप्पी होगा, और जब वो हैप्पी होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कि नेक्स्ट टाइम फिर से उस स्टोर में क्या करेगा, विजिट करेगा। तो आर्गूमेंट नहीं करना है, न कि उसे फिर आनाकानी करना है, कल करते परसों करते, और उसे इमिडिएटली रिप्लेसमेंट देके उससे फीडबैक लेके और उससे क्या करना है, प्लीज़ करना है। तो दैट वुड बी दिस एक्सीलेंट स्केल ऑफ व्हाट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो यही बास में यही होता है कि ये इतना रेटिंग दी जाती है। तो जो भी पुअर परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस है, तो इन्हें क्या किया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्हें रेट कम मिलेंगे, और इनको क्या किया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रेन करने का वो है, ज़रूरत है। फिर एक्सेलेंट पे तो वेरी गुड, एवरेज है तो उसे और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो यही है बास, इतना समझा। तो यही पे क्या होता है कि बार्स में यही होता है कि वेरियस उसके स्टेप भी है कि उसको डिफाइन करना, जो भी इफेक्टिव और इनइफेक्टिव स्केल है ये सब। तो बार्स में हमने देख लिया कि यही जो कहते हैं ना, वेट वेयर इज डैट,
हियर सी। तो हमने ये देखा कि ग्राफिक रेटिंग और क्रिटिकल इंसिडेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है, और जो भी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, रेटिंग भी दिया जाता है और उसका बिहेवियर भी काउंट कर लिया जाता है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, कि वो सिचुएशन में वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो इतना समझा। तो वेरियस मॉडर्न जो भी मेथड है वो क्लियर हो गए। सो नेक्स्ट लेसन में हम लोग बात करेंगे अपना जॉब इवैल्यूएशन की। तो आई होप आपको ये पूरा लेसन समझ में आया रहेगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।